आप सभी के बीच उपस्थित है, इनको मैं बार बार नहीं 1000 बार नमन करता हूं कि हम सभी के कैरियर के लिए रात दिन एक करके आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो पुनः आप सब एक बार पुनः खड़ा होकर के ताली बजा करके उनका स्वागत करने का काम करेंगे। 20,000 से ज्यादा लोग, तो जब लॉकडाउन लगा 8 महीने कुछ हुआ ही नहीं, न डेटा सेल और बाकी एडवर्टीजमेंट किसी भी चीज के ऊपर काम नहीं हुआ, तो रुकावटें आई। तो यहाँ पे एक चीजें प्लान करना जरूरी हो गया कि अगर हमारे साथ 10 लाख लोग या 11 लाख लोग 12 लाख लोग हैं, तो उसमें जो प्रिंसिपल के पार्ट जिनके बचे हुए हैं वो कितने हमारे साथ में हैं, जिनकी लाइबिलिटी अभी भी पेंडिंग है, उन चीजों को निकाला गया। तो एवरेज जो कैलकुलेशन था 60 से 70 हजार के आसपास में लोगों का कैलकुलेशन था कि इतने ही लाइबिलिटी पार्ट बचे हैं। लगभग 9-9.5 लाख लोगों के बेनिफिट, लगभग प्रिंसिपल से ज्यादा बेनिफिट भी बहुत सारे लोगों को मिल चुके हैं। तो कंपनी ने ये प्लान किया कि इस बर्डन को, इस वजन को हमें थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उड़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है, तो हमें थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसाइड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम, कंपनी सब कुछ रहेगी तो फिर से टीम बन जाएगी, फिर से रिकवर किया जा सकता है, फिर से इस मिशन विजन को पूरा कराया जा सकता है। लेकिन एक साथ में अगर कंपनी के ऊपर बड़ी बर्डन आएगी और रेवेन्यू जनरेशन के पार्ट में उतना चीजें अगर नहीं हो पा रही होंगी, तो बड़ी डिफिकल्टीज आएंगी और आगे बढ़ना डिफिकल्ट होगा। ये स्टार्ट भी नहीं कर सकते अगर इस तरह की चीजें हम लोग प्लान करके चलेंगे। इसीलिए कंपनी ने ये प्लान किया कि जो हमारे साथ जिनकी लाइबिलिटी पार्ट बची हुई है उनको माइग्रेशन भी किया जाए। एग्जिट की पॉलिसी ऑलरेडी पहले से थी, उसके बाद रिन्यूअल वाला पार्ट चालू करेंगे, क्योंकि अगर सभी एक साथ में चालू करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, क्योंकि किसी का ग्रीन है, किसी का ऑरेंज है, किसी का रिन्यूअल है, तो ये सब इशू ना हो। इसके लिए फर्स्ट फेज में ग्रीन माइग्रेशन, ऑरेंज माइग्रेशन लिया और उसके बाद में फाइनल जो है रिन्यूअल पे जिनका माइग्रेशन होगा वो रिन्यूअल के माइग्रेशन का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको 20 तारीख तक रिन्यूअल पे मिलने वाला है। रिन्यूअल मिली सर, साथ साथ डीडीसी के माइग्रेशन है, ऑलरेडी डीडीसी के माइग्रेशन चल रहे हैं। डीडीसी जिन लोगों ने माइग्रेट कर लिया है नए सिस्टम में, उनके लिए 3 चीजें जो है कंपल्सरी है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में कंपनी एक्ट में भी कई सारे संशोधन हुए हैं, कई सारी चीजें चेंज हुआ है। तो हमें रीस्टार्ट में जाना जरूरी भी इसलिए था क्योंकि जो भी डीडीसी लॉकडाउन में आए या उसके पहले ज्वाइन किए थे उन्होंने काम किया, लेकिन कई सारे डीडीसी प्रॉपर जो लीगल फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो सब सारी चीजें नहीं था, जिसे हमें रीस्टार्ट में उसको प्रॉपर करके आगे बढ़ना जरूरी था। क्योंकि ऐसा समय था, ऐसा सिचुएशन था कि हाँ जहां किसी जो भी तरीके से सर्विस मिल सकता था कंपनी ने वो अलाउ किया, लोगों ने डीडीसी लिया, उस हिसाब से सर्विस भी दिया, काम भी किया। लेकिन उसके आगे जो है अगर उस डीडीसी को लेकर के चला जाए तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि कंपनी अपने लेवल पे 2-3 महीने के अंदर जो भी ऑडिटिंग वगैरह सारी चीजें कंप्लीट किया है। उसके बाद जो डीडीसी का माइग्रेशन दे रहे हैं, और डीडीसी का माइग्रेशन में भी जो डिपॉजिट अमाउंट है उनका डीडीसी में वो एज इट इज उनको मिलने वाला है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट में है। उसके बाद जो पेंडिंग पेमेंट्स थे डीडीसी में वो भी रिजेक्ट हो चुके हैं। जिन डीडीसी को कई जगहों पे ऐसा भी इशू आया है कि डीडीसी के पेमेंट तो दे दिए लेकिन उन्होंने ना अप्रूव किया था ना रिजेक्ट किया था, तो उसके लिए बोला गया था कि आप एक लिस्ट बना लो कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पेमेंट आपने दे दिया है और सिस्टम में वो अप्रूव नहीं हुआ है, उसका लिस्ट बना लीजिए। या कई सारे ऐसे हैं जिनका आपको रिजेक्ट करना था तो ऑलरेडी सिस्टम से रिजेक्ट हो चुका है, तो इस पॉइंट को ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है। और जो लोगों का भी डीडीसी है और जिन्होंने भी पेमेंट दिया हुआ है और सिस्टम में अप्रूव नहीं किया है, वो ऑलरेडी डीडीसी पुराना भी चालू कर दिया गया है, नए सिस्टम में भी चालू है, तो उसकी लिस्टिंग प्रिपेयर कर लें, उसका लिस्ट बना लें और लिस्ट बना करके भेजना इसमें है। लिस्ट आप एक्सेल में बनाएंगे ताकि यूजर आईडी और बाकी सारी चीजें क्लियर हो। पेन पेपर से लिखेंगे तो वो समझने में दिक्कत होगा कई सारे यूजर आईडी का, तो आप लिस्ट बनाएंगे एक्सेल में और उसको भेजेंगे जोन 2
oxing.com पे, oxing.com पे जोन 2 oxing.com पे जो डीटीसी जिन्होंने भी पेमेंट दिया है और उनका अकाउंट से जो है वो अब नए सिस्टम में जो डीडीसी आएंगे वो डीडीसी को प्रॉपर इसीलिए करना है क्योंकि जो नए कंपनी एक्ट आए हैं या कई सारी पॉलिसी जीएसटी एक्ट, आईटी एक्ट में कई सारी चीजें संशोधन हुई हैं, कई सारी चीजों में सुधार किया गया है। तो अगर पॉलिसी के हिसाब से चीजों को नहीं लेकर चलेंगे तो क्या होगा? जिस तरह से हम 3 साल चले हैं, 3 साल सिस्टम को लेकर आगे बढ़े हैं, लीगल परेशानियां आई लेकिन उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसीलिए किया, इसीलिए कर पाए ताकि हमारा सिस्टम में कोई कमी नहीं थी, दिक्कतें नहीं थी, लीगल एक्टिविटी जो चल रही थी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो सब सारी चीजें प्रॉपर था, इसीलिए हम लोग 3 साल आगे लेकर और आज रीस्टार्ट भी करने जा रहे हैं। तो जो डीडीसी है उनको अब से जो है जो नए सिस्टम में है वो जीएसटी कंपल्सरी होगा। ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन में प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड जो भी फॉर्म होगा उसको वो चलेगा, कोई इशू नहीं है। अपने नाम पे भी आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। और आपका जो अकाउंट है, करंट अकाउंट, वो कंपनी के नाम से होना जरूरी है। क्योंकि मैं ये चीजें भी बता दूं कि कोई भी कंपनी जब सिस्टम में आगे काम करती है उसके जो ब्रांचेस अभी होंगे उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एग्रीमेंट होने के बाद में ही उस ब्रांच को चालू किया जा सकता है। और ये चीजें करना जरूरी है क्योंकि अब जो प्रोडक्ट्स में कंपनी आ रही है तो प्रोडक्ट्स में ये सब सारी चीजें प्रॉपर करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर ये सारी चीजें नहीं रहेंगी तो कंपनी आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं से जो है मनी लॉन्ड्रिंग वाली पॉइंट्स सब जो है वो आती है। तो इन सब चीजों को प्रॉपर करके आगे बढ़े कंपनी, जिससे ये डिफिकल्टीज आगे किसी भी डीडीसी, किसी कंपनी के लेवल पे किसी को भी फेस ना करना पड़े। तो उन सब सारी चीजों को कंपनी कंप्लीट कर रही है और ऑलरेडी आपको उस पर नोटिफिकेशन भी मिला है कि डीडीसी का ये 3 रजिस्ट्रेशन करना। 3 जो चीजें हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपका जीएसटी निकल गया, उसके बाद आपका करंट अकाउंट हो गया। ये हो जाने से आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब आपको ऑक्सिन के साथ में एक एग्रीमेंट आपको मिल जाएगा। अब आपने मान लो कि 1 लाख रुपए का ऑक्सिन ग्रुप में ज्वाइनिंग डीडीसी से कराया, तो वो डीडीसी में क्या होने वाला है कि 1 लाख रुपए का जो प्रोडक्ट्स परचेज होगा उस पे जो इनवॉइस बनेगा और जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स परचेज होंगे 5% जीएसटी वाले, 12%, 18% या 28% के जीएसटी वाले, वो जितना भी इनवॉइसिंग जनरेट होगा उसमें जो जीएसटी बनेगा वो फाइलिंग किस पे करेगी कंपनी? डीडीसी के जीएसटी नंबर पे कर देगी। तो जीएसटी अमाउंट डीडीसी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और जब आप ऑडिट फाइल करोगे तो आपको घर से कुछ लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो आपका क्रेडिट अमाउंट है जीएसटी अकाउंट पे वो आपको सेटअप मिल गया। तो वहां पे वो चीजें क्लियर हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट सेल हुआ, जीएसटी फाइल हो गया, सारी चीजें प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है कहीं पे। तो ये प्रॉपर सिस्टम आगे बढ़ेगा और आने वाले फ्यूचर में भी किसी भी तरह की कोई इशू क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी कंपनी चल रही है, अलग अलग लेवल पे बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन अगर सिस्टम से या लीगल पार्ट को इग्नोर किया गया, लीगल चीजों को छोड़ा गया, तो वैसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आगे डेवलप होना, बहुत ज्यादा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा बहुत सारी कंपनी के लिए। मैं बहुत सारी कंपनी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आगे जब लास्ट सेशन में मैं एक पॉइंट और भी देने वाला हूं, क्योंकि अब समय ऐसा है कि पिछले 3 वर्षों में आपने देखा कि ऑक्सिन ग्रुप के सिस्टम में जो लोग भी काम कर रहे थे, एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि ऑक्सिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना बढ़िया है, इतने अच्छे से कंपनी ट्रेनिंग देती है कि ऑक्सिन में स्वीपर, ड्राइवर, एरिया मैनेजर सब कंपनी को। तो एक चीज समझने की जरूरत है कि ऑक्सिन ग्रुप में ट्रेनिंग इन चीजों पे काफी अच्छी मिलती है, लेकिन एक चीज समझना है कि कंपनी सिर्फ बना देने से कंपनी नहीं होती है, कंपनी 2-4 महीने चला लेने से कंपनी नहीं होती है। क्योंकि एक कंपनी जब तक अपना एस्टैब्लिशमेंट
5 साल तक लेकर के नहीं चलता है तब तक वो कंपनी नहीं है। क्योंकि किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडिविजुअल को बैंक रिफाइनेंस तभी देती है जब उसके पास 2-3 साल का आईटी फाइल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक तभी सपोर्ट करती है जब उसके पास 3 साल का ऑडिट फाइल होता है। तो 4-6 महीने 8 महीने में किसी भी चीज के ऊपर नतीजे पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। और कंपनी बनाना बहुत आसान है, कंपनी को लेकर के चलाना बहुत मतलब अपना जो कानूनी पेच दाव है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उसको नहीं समझ में आएगा और उसने ये देखा कि चलिए ये भाई साहब ने कंपनी खोल दी, हम भी खोल देते हैं, वो भाई साहब ने खोली, हम भी खोल देते हैं, उनका भी चल रहा है, तो ये बड़ा पाव का ठेला चलाने जैसा तो है नहीं ना। कंपनी चलाना है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कंपनी अगर मान लीजिए खोल दी और चला रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस एक्ट में आप काम कर रहे हो। आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में चले गए और जो भी आपने चीजें किया गवर्नमेंट उसको सीज कर देगी, आपके पास बिल कराने के लिए पैसा नहीं रहेगा। ये चीजें एक्सपीरियंस के आधार पे आपको कई कंपनी चलाने के लिए आईटी एक्ट में इतने सारे सेक्शन बने हुए हैं कि कौन सा सेक्शन लग जाएगा और कौन सा डिपार्टमेंट कब इन्वेस्टिगेट करेगा, कई लोगों को पता ही नहीं। कंपनी चलो भाई साहब खोले, हम भी खोल दिए, वो खोले, हम भी खोल दिए, वो खोला, हम भी खोल दिए। तो इस पॉइंट को कंपनी खोलने से मैंने कभी भी, आपने देखा है जब मैं फरवरी में 2019 में 20 में हम लोगों ने जब प्लान किया था 20, क्योंकि भूल जाते हैं क्योंकि 20 बहुत खराब रहा, थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हुआ 20 में। तो 20 में फरवरी में जब हमने प्रोग्राम किया था तो हमने कहा था कि हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, हर किसी को कंपनी बनाना चाहिए। ये तो मेरा पहले से ही राय है, पहले से ही मैंने कहा है वीडियो को। लेकिन आपको किस चीज में एक्सपर्टीज है, किस चीज में आप अच्छा काम कर सकते हैं, किस चीज में आपको नॉलेज है, उस क्षेत्र में बनाना चाहिए, उस सिस्टम में आपको काम करना चाहिए, सेक्शन के आधार पे आपको काम करना चाहिए। मैंने कई बार लोगों से कहा, कई लोगों ने कहा सर ये कंपनी वो कंपनी, मैंने कहा देखो 3 साल हो गए, 3 साल में ऑक्सिंग ग्रुप पे कई जगहों पे डीएम ने कार्रवाई करी और ऑक्सिंग ग्रुप ने अपना डॉक्यूमेंट सारी चीजें दिया, सारे ऑडिट फाइल्स वगैरह बताया, सब कुछ ओके है। आपको अगर किसी कंपनी को चेक करना है तो 3 लेटर बनाओ, एक लेटर बनाओ आईटी में भेजो, एक जीएसटी डिपार्टमेंट को भेजो और आपके टीम को भेजो। इन्वेस्टिगेशन कंपनी पे चलेगी, समझ में आ जाएगा कंपनी सही है क्या कर। जो भी कंपनी में अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं या कोई भी कंपनी में कोई भी काम कर रहा है, सबको आजादी है, हर जगह पे काम कर सकते हैं, लेकिन आप उसको पहले वेरीफाई कर लो, क्योंकि सब ऑक्सिंग जैसे रीस्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोगों को क्यों ये जानकारी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ताकि ऑक्सिंग का कंपटीटर कोई है ही नहीं। अगर कंपटीशन ऑक्सिंग का है तो सिर्फ ऑक्सिंग से ऑक्सिंग का है। अब मैं कुछ और पॉइंट्स को लेकर आता हूं जिसमें लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि कंपनी 3 साल से चल रही है, एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किए, कंपनी ने जो है इनचार्ट या बाकी चीजें लॉन्च नहीं किए। एप्लीकेशन बनाना लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज भी अगर मैं चैट की बात करूं तो चैटिंग में कितने एप्लीकेशन होंगे, आपको हजारों एप्लीकेशन मिल जाएंगे, प्ले स्टोर पे हजारों एप्लीकेशन मिल जाएंगे, वीडियो में हजारों एप्लीकेशन मिल जाएंगे, मिलेंगे ना। प्ले स्टोर कैसे कचरे की तरह भरा हुआ, लेकिन वो एप्लीकेशन कितने कंज्यूमर तक पहुंच पाया, किस लेवल तक वो परफॉर्म कर रहा है, किस लेवल पे उसमें सिक्योरिटी है, ये सब सारी चीजें एप्लीकेशन का आप जानते हैं। एप्लीकेशन के पॉइंट और किस तरह से आप मोबाइल में एप्लीकेशन कोई भी लेकर के अगर आपने डाली, अगर उसके इंक्रिप्शन, उसका डेवलपमेंट किस टेक्नोलॉजी में हुआ है, ये सब सारी चीजें अगर नहीं पता है और हमने कहीं से डेवलप करा के एप्लीकेशन लाइव कर दिया तो उसमें सबसे बड़ा सिक्योरिटी क्या होगा कि आपके जितने भी मैसेजेस, आपके बैंक के डिटेल्स अगर आप कुछ एक्सेस करते हैं, वो सब सारे इंफॉर्मेशन जो है आउट हो जाएगी। और एप्लीकेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए पूरा सेटअप
उस पर काम करने के लिए ज्यादा समय लगता है। तो मैं ये सब इसीलिए से बता रहा हूं कि ऐसे हजारों एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे पड़े हुए हैं। हजारों एप्लीकेशन, हर चीज में आप ढूंढोगे आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन क्या व्हाट्सएप के कंपटीशन को देने के लिए, व्हाट्सएप को कि कंप्यूटर में खड़ा होने के लिए क्या वो एप्लीकेशन सर्वाइव कर पाएगा? या तो ऐसा एप्लीकेशन लेकर के आना पड़ेगा जो करंट फीचर्स है व्हाट्सएप के सामने उसको भी वो फुलफिल करे, सेम एज इट इज उसको फुलफिल करे, और उससे एडिशनल चीजें आप उसमें क्या दे सकते हैं वो ज्यादा जरूरी है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अब मैं करंट के लिए एग्जांपल दे देता हूं। व्हाट्सएप के सामने अगर कंप्यूटर हाइक, कितने लोग जानते हैं? हाइक जानते होंगे सब लोग, कई सारे लोगों ने इंस्टॉल किया है। हाइक का मुझे लगता है ईयरली टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का मिनिमम तो होगा ही, मिनिमम हाइक का टर्नओवर। लेकिन 15 तारीख को क्या हुआ? बंद कर दिया हाइक ने, क्योंकि व्हाट्सएप के कंपटीशन में था। अब व्हाट्सएप इतने बड़े पैमाने पर चला गया है कि उसको कंपटीशन देने के लिए उसको एटलीस्ट इंडिया में भी उस लेवल पे अपना पहचान बनाने के लिए, अपना नेटवर्क बनाने के लिए वो जरूरी है कि उससे एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आए, उससे ज्यादा अच्छा फीचर्स लेकर के आए, तो जाकर के हम सर्वाइव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जनरल एप्लीकेशन तो बहुत सारी पड़ी हुई है। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आप दूसरी चीजें क्यों यूज करोगे? अगर आपको उसमें कुछ बेनिफिट मिले, अगर उससे एडवांस टेक्नोलॉजी मिले, उससे एडवांस सिक्योरिटी मिले, ये सब सारी चीजें अगर आपको दिया जाए तो आप इस्तेमाल करेंगे। तो ऑक्सीन ग्रुप ने इसीलिए सिर्फ ये दिखा करके काम करने के लिए कभी भी नहीं किया कि मेरा ये एप्लीकेशन है, मेरा वो एप्लीकेशन है, मेरा ये चीजें हैं, काम करने के लिए। उससे ऑक्सीन को फायदा क्या होगा, उससे कंज्यूमर को फायदा क्या होगा, वो ज्यादा जरूरी है कि पहले हमारा रेवेन्यू जनरेशन पार्ट पे हमें काम करना चाहिए कि जो एप्लीकेशन हम दे रहे हैं वो एप्लीकेशन से कंपनी को रेवेन्यू क्या आएगा, उससे बेनिफिट जो यूजर है उसको क्या मिलेगा, तब जा करके वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, तब जाकर वो मार्केट में चल पाएगा। अब वीडियो की बात करें तो जिस तरह से YouTube के फॉर्मेट है, अगर इसको हम और अच्छे तरीके से दे पाएंगे तो वही वो सारी चीजें आगे चलेंगी। तो कंपनी इन सब चीजों को अगर देखा जाए एप्लीकेशन पार्ट पे या वेब पार्ट पे कई सारी चीजें लगभग 40 से 50%, 60% कई सारी चीजों के ऊपर काम करके ऑलरेडी तैयार किया। पिछले 2-3 साल में हमने इन सब सारी चीजों के ऊपर काम किया। और जो हमारा पीक पॉइंट था, जो हमारा जो इम्प्रूवमेंट का जो टाइम था, जो फरवरी के बाद में हमें 4-6 महीने के अंदर में जो बड़ी बड़ी चीजें इंप्लीमेंट करनी थी, उसी समय में क्या हुआ? एक तूफान आया जिससे वो चीजें रुक गई। अब जब वो तूफान शांत हो गया है तो अब आगे बढ़ने के लिए उन सब सारी चीजों को लेकर आने के लिए कंपनी प्लान कर रही है। एक बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि अगर कोई भी चीजें रीस्टार्ट के लेवल पे कंपनी लेकर चलना चाहिए तो कंपनी का मकसद साफ है, अपने विजन को लेकर, अपने मिशन को लेकर। तो ये चीजें तो बिल्कुल समझ लीजिए कि हमें काम करना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ाना है कंपनी को। कभी भी ऑक्सीन ग्रुप 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के बिजनेस के लिए कंपनी है, कभी भी ना किसी को लालच दिया है और ना उस लालच को लेकर कंपनी ने काम किया। सिस्टम रहेगा, कंपनी रहेगी, टेक्नोलॉजी रहेगा, जो मिशन रहेगा, विजन रहेगा, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी, ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगी। तो कंपनी जो वेब बेस में हम लोगों ने काम किया है उसको अब कुछ चीजें फिजिकल, कुछ चीजें एप्लीकेशन बेस में भी हमें लाना है, तो उसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। अब मैं इसमें कोई टाइमलाइन इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर की बात करेंगे। इस ईयर में फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी से फाइनेंशियल मार्च जो है, मार्च तक क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है उस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें करने जा रहे हैं। माइग्रेशन वाली तो सारी चीजें आप लोग क्लियर हुए, डीडीसी माइग्रेट हो रहे हैं, नए सिस्टम में वो स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए वो सारी चीजें प्रॉपर केवाईसी कंप्लीट करते हैं, वो चीजें चालू हो रही है। 2-4-5 डीडीसी चालू भी हो गए हैं अभी, जो लोगों ने केवाईसी और माइग्रेशन कंप्लीट कर लिया है उनका। तो अभी तक 100+ डीडीसी माइग्रेट हो चुके हैं, जो बचे हुए
सेटलमेंट है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्लोजिंग पे जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि डीटीसी ने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन किया, डीटीसी ने ऑलरेडी पे आउट दिया हुआ है, डायरेक्ट क्लोज करके सेटलमेंट करेंगे तो ऑडिट वाला इशू आ जाएगा। तो इसीलिए पहले माइग्रेशन जरूरी है, माइग्रेट कर ले, फिर उसके बाद में अगर किसी को क्लोज भी करना रहेगा तो वो क्लोजिंग के ऊपर मार्च के बाद में वो प्लानिंग की जाएगी, लेकिन माइग्रेशन करने कम से कम माइग्रेशन करके वो चीजें कंप्लीट करवाना। अब रेफरल वॉलेट की बात करें, कई सारे लोगों को ये भी था कि पुराने सिस्टम में हमारे जो पैसे हैं जो हमने अर्न किया है रेफरल से, वो चीजें कैसे आएंगी, कई सारे लोगों का डाउट था। तो मुझे लगता है डाउट क्लियर हो चुका होगा। ऑलरेडी कंपनी ने पुराने सिस्टम से जो रेफरल अमाउंट के माइग्रेशन है वो चीजें कंपनी ने चालू कर दिया है, और वो रेफरल माइग्रेशन वो इस तरह से चालू किया है कि पैन नंबर और आधार नंबर के बेस पे। जैसे अगर पुराने सिस्टम में जो पैन नंबर आधार नंबर है वही अगर नए सिस्टम में मैच होगा तो उसमें जो रेफरल अमाउंट का बैलेंस होगा वो आपके नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि माइग्रेशन में कई लोगों ने गलत माइग्रेशन किया या किसी का अकाउंट किसी और ने माइग्रेट कर लिया, इस तरह के लगभग हजारों इशूज हैं। उसमें हम लोगों ने 2 ओटीपी डालने की भी बात करी थी कि एक मेल पे एक मोबाइल पे ओटीपी डालेंगे, दूसरा यूजर आईडी सेम होना चाहिए इस पे माइग्रेशन, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, टीम ने कहा, लीडर्स ने कहा कि सर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप ऐसा करिए कि सिर्फ एक मेल पे मोबाइल पे कर दीजिए। अब मोबाइल पे किया तो त्रिपुरा वाले को दिक्कत, उड़ीसा वाले को दिक्कत, या जो बॉर्डर पे रहते उनको दिक्कत की आप मेल पे भी कर दीजिए, तो दोनों पे ओटीपी किया गया, जिससे क्या हो गया कई लोगों के अकाउंट से किसी और ने माइग्रेट किया, तो ये सब इशू थे। तो अभी वो टिकट जनरेट किया है, धीरे धीरे डे वाइज उसको सॉल्व किया जा रहा है। वो टिकट के आधार पे वो माइग्रेशन रिवर्स करके, अच्छा एक और इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी और के अकाउंट से एक सब पैनल माइग्रेट कर दिया, मेरा पैनल था, अब जब वो कंप्लेन आया, उस बंदे का कंप्लेन आया कि मेरा माइग्रेशन रिवर्स कर दिया जाए, तो रिवर्स हुआ तो ये बंदा कंप्लेन करता है मेरा एक पैनल गायब हो गया, मेरा एक सब पैनल गायब हो गया, क्योंकि अगर आपने दूसरे के अकाउंट से माइग्रेशन किया होगा और उस बंदे ने कंप्लेंट डाला कि मेरा ये माइग्रेशन गलत हो गया, आप रिवर्स करो, तो वो ऑनर है, उसको रिवर्स तो देना ही पड़ेगा कंपनी को। तो आपके यहाँ से अगर रिवर्स जा रहा है तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, और इसीलिए उसमें रिपोर्ट भी डाल दिया गया है, माइग्रेशन रिपोर्ट डाल दिया गया है। और अभी एक रिवर्स की रिपोर्ट डालने वाले हैं कि ये रिवर्स होकर के फिर से उसी अकाउंट में चला गया जिस अकाउंट से आपने माइग्रेट किया था, क्योंकि इस कस्टमर पे कंप्लेन आया। इस लेवल पे रिपोर्ट भी डालने वाले हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि कई लोग ये तो मैं समझ के बैठा हूं कि मैंने इनके अकाउंट से माइग्रेट कर लिया, अब मैं अपना टास्क बाकी चीजें कर रहा हूं, उन्होंने कंप्लेंट डाला कि मेरा माइग्रेशन गलत हो गया, आप रिवर्स करिए, तो रिवर्स गया तो यहाँ का इनका जो है चला गया। अब वहां पे ये चीजें हैं, कई लोग तो समझ नहीं पाते, तो उनको लगता है कि मेरा पैनल गायब हो गया, सब पैनल गायब हो गया, लेकिन गायब नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम में कई बार वेरिफिकेशन इस पे कर लिया, कई बार इन चीजों को देख लिया कि हाँ किसी का कुछ गलत तो नहीं हुआ या किसी का कम तो नहीं गया, इन सब सारी चीजों को तो कई बार वेरीफाई किया। तो ये चीजें नहीं है किसी का सब पैनल गायब हो जाएगा, ये सब चीजें नहीं होने वाला। हाँ किसी और ने माइग्रेट किया, उसका रिपोर्ट देखिए, अगर कंप्लेन आया है, कंप्लेन टीम से आएगा कि मेरा माइग्रेशन रिवर्स कर दीजिए, तो रिवर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका जिसका पेमेंट है उसको रिवर्स जाना चाहिए। रिन्यूअल माइग्रेशन पे वैसे नोटिफिकेशन डिटेल में आएगा, लेकिन एक गाइडेंस मैं दे देता हूं उसके ऊपर कि रिन्यूअल माइग्रेशन जो चालू करना था उसमें एक इशू ये हो गया कि जो 35 पर पैनल, अगर मान लीजिए कि किसी का 12,100 का पैनल है और वो अगर माइग्रेट रिन्यूअल में है और एक साल में 25,000 की अर्निंग हुई प्लस 12,100 का या 40,300 का जो रिन्यूअल हुआ, उसका माइग्रेशन जो है कुछ ऐसा करना था कि जिसका भी 35,000 पर पैनल जो अर्निंग है, एक पैनल 35,000 के अंदर में अगर अर्निंग है तो उसको माइग्रेशन दिया जाएगा। उसके ऊपर अगर अर्निंग है तो ऑलरेडी रिन्यूअल पार्ट भी ले चुके हैं, एक साल का बेनिफिट वाला भी पार्ट ले चुके हैं, तो उनको भी ये स्टार्ट में फिर से जाना है, उनका माइग्रेशन नहीं होगा, लेकिन वो सबके लिए लाइव होगा। एक साल का जो टाइम दिया, तो एक साल का जो टाइम दिया बंदे ने 2 साल रिन्यूअल करने के लिए,
और समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपका अकाउंट 12,100 रुपए का है, आपने मार्च 2019 में उसे क्रिएट किया था और आपने जनवरी 2020 तक एक साल का अर्निंग ले लिया, उसके बाद आपने रिन्यू किया, तो कुल टोटल अमाउंट, रिन्यूअल अमाउंट और 25-26 हजार रुपए का जो एक साल का अर्निंग हो गया, एक साल का टोटल अर्निंग लगभग 36,000 के एवरेज हो गया। तो टोटल आपका कैलकुलेट करके जो 35,000 प्लस में अगर अर्निंग किसी ने अगर मान लीजिए कि 12,100 का अकाउंट और 2 लाख 4 लाख या 5 लाख रुपए अर्न हो चुका है, उससे रिन्यूअल के माइग्रेशन देने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अगर सारी चीजें एज इट इज चलाना था और एज इट इज लेकर चलना था तो माइग्रेशन और ये स्टार्ट की जरूरत ही नहीं। तो इसीलिए कंपनी ने ये पॉइंट रखा कि 35,000 पर पैनल, अगर किसी का सब पैनल है तो उस पर भी, अगर सब पैनल स्टार्टिंग से है या रिन्यूअल पे है, उसी कैलकुलेशन के आधार पर उसको मिलना चाहिए था, लेकिन सबके लिए लाइव हो गया और सबके लिए लाइव पर माइग्रेट भी लोगों ने कर लिया उसको, जबकि उसका नोटिफिकेशन रिन्यूअल पे नहीं आया था। कई लोगों ने पूछा कि सर रिन्यूअल पे क्या है, कब आएगा, मैंने कई लोगों को रिप्लाई भी किया कि उस पर इंतजार करिए, वेट करिए, लेकिन वो लाइव हो गया। ठीक है, तो आईटी टीम में वो इंडिकेशन सिर्फ अपने आईपी के लिए, अपने ऑफिस के आईपी के लिए ही लाइव करना था, चेक करने के लिए, लेकिन वो जनरल सभी लोगों के लिए होगा। इसके लिए लोगों ने माइग्रेट किया और उसमें इशू भी क्रिएट हुए, क्योंकि फिर से उसको रिवर्स भी हुआ, लेकिन अभी जो पैनल माइग्रेट हो गए थे उसको वो रिवर्स नहीं किया गया, उसको बैक कर दिया गया। लेकिन अब ये 35,000 वाले इंप्लीमेंट होंगे, तो जिन लोगों को नहीं मिला है रिन्यूअल पे उनको मिलेगा, और जिन लोगों का ज्यादा मिल चुका है उनका वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि जिसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट मान लीजिए 2 साल के अंदर में 24,000 रुपया, और उसने 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए अर्न कर लिया है, तो माइग्रेशन वाले पॉइंट्स उसमें नहीं बनते हैं। हाँ, जिसका एक साल में 25-26 हजार रुपए अर्न किया, दूसरा रिन्यूअल किया, तो 35,000 तक लगभग एवरेज जाता है 36 के आसपास में, तो उस पर माइग्रेशन जो है वो दिया जाएगा, वो पॉइंट को इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी उससे ज्यादा होगा वो रिवर्स भी होंगे, और जिसका कम होगा उनको मिलेगा, और कम वाले मुझे लगता है ज्यादा संख्या में होंगे। बहुत सही। डीडीसी माइग्रेट हो जाने के बाद नए सिस्टम में, जब नए सिस्टम में डीडीसी जो माइग्रेट हो जा रहा है उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो डालने के बाद में अब कई लोगों पे जो डीडीसी में वॉलेट अमाउंट पड़े होते हैं उसका भी माइग्रेशन आगे होगा। चलो ठीक है, उसका माइग्रेशन फरवरी के बाद देने वाले हैं। जिनका डीडीसी में 20,000 50,000 लाख 2 लाख जो भी पड़ा होगा वो माइग्रेशन देने वाले हैं। लेकिन वो माइग्रेशन क्यों होल्ड किया हुआ है? क्योंकि कई लोगों ने अपने डीडीसी में पे आउट को अप्रूव कर लिया है और कस्टमर को पैसा नहीं दिया। ये इशू कई डीडीसी में है। अगर माइग्रेशन डीडीसी के वॉलेट का दे दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कस्टमर को पैसे मिलेंगे नहीं जिसका पे आउट था और डीडीसी को मिल जाए। तो इसीलिए उसको होल्ड किया गया है कि आप अपने डीडीसी में ये फाइनल 2 पॉइंट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये डीडीसी का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में आएगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लेवल पे उसको समझा रहा हूँ। 2 कंफर्मेशन आएगा, जो भी पे आउट्स आपने लॉकडाउन के अंदर में अप्रूव किए हैं, उसके बाद जब ये स्टार्टअप वाले पार्ट आए हैं पिछले अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का, वो एक लिस्ट बनाना है डीडीसी को कि उन्होंने जो पे आउट अप्रूव किया है वो दे चुके हैं। अगर उसमें किसी को उन्होंने अप्रूव किया है पैसा नहीं दिया है उसको रिजेक्ट करवाने के लिए लिस्ट में वो लिस्ट बना करके भी join2@oxyngroup.com पे देना है। इससे क्या होगा कि जिसका भी डीडीसी का ये हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा उसका वॉलेट ट्रांसफर अलाउ कर देंगे और वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई कस्टमर के कॉल आते हैं कि सर मेरा पैसा तो अप्रूव हो गया है लेकिन डीडीसी से नहीं मिला है और डीडीसी अभी जो है उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो आप ये काम करिए कि लिस्ट बनाकर दे दीजिए कि जितने यूजर आईडी का पेमेंट अप्रूव हो चुका है और उसको दिया नहीं गया है इसको रिजेक्ट कर दे, ताकि हो सकता है उसके माइग्रेशन वॉलेट में कुछ मिल रहा होगा तो भी मिल जाएगा। तो कोशिश करना है कि डीडीसी का लिस्टिंग बना करके फास्ट इसके ऊपर एग्जीक्यूट करें और सब लोग डीडीसी की लिस्टिंग रिजेक्ट में भी और अप्रूव में भी दोनों में मेल कर दें, ताकि फटाफट डीडीसी का करके सबका सेटलमेंट हो जाए।
बात कर रहे थे उसमें से कई सारी चीजें हम लोगों ने अभी समझा है, कई सारी चीजें ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, उसकी भी मैंने बात करी। कुछ चीजें आने वाले 2-4-5 दिन में इंप्लीमेंट होगी, वो चीजों के ऊपर भी बात कर ली, उसके प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो चीजें अभी बची हुई, चाहे बीडीसी का माइग्रेशन है, वॉलेट का है, इन सब सारी चीजों के ऊपर मैक्सिमम चीजें माइग्रेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नए बिजनेस मॉडल की तरफ। नगद वॉलेट कोई ख्याल है नहीं, शॉपिंग वॉलेट क्या? शॉपिंग वॉलेट अब मैं इसी नए बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर क्वेश्चन आंसर अगर हम लोग लेंगे तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट एक क्वेश्चन में हो, बाकी लोगों का इंटरेस्ट किसी और चीज में होगा। तो एक बार पहले सुन लीजिए, उसके बाद जो भी इशू वाली चीजें होंगी, एक और चीजें है, कंपनी को काम करना है, आगे बढ़ना है, सिस्टम को आगे बढ़ाना है, तो जो जो छोटी छोटी परेशानियां होंगी उसको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे ना। मैं आ रहा हूँ आगे, जो है मैंने क्या कहा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं बल्क किसी की बात करूँ तो बल्क किसी का इशू बहुत ज्यादा नहीं होगा, 100, 150, 200 लोगों का इशू होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। ये माइग्रेशन वाली तो कंप्लीट हो जाती है। और एक और चीजें है कि जो डेडलाइन है माइग्रेशन का, वो अगर किसी भी अकाउंट के ऊपर किसी का बल्क किसी का है या इस तरह की छोटी छोटी इशू वाली चीजें हैं तो उसका कोई एक्सपायर नहीं होगा। उस डेडलाइन के अंदर में अगर कंप्लीट नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि उनका एक्सपायर हो जाएगा। अब ये जो टाइम लाइन है, डेडलाइन है, कंपनी ने किसके लिए दिया हुआ है कि जिनका सब कुछ क्लियर है, जिनका ग्रीन माइग्रेशन हो गया है, जिनका रेड में अकाउंट है, जिनका तो ये कंपनी एक डेटाबेस का बड़ा बोझ लेकर, एक सर्वर का बड़ा बोझ लेकर के चल रही है, तो उस डेटाबेस में से जो रेड माइग्रेशन हो, रेड वाले जो अकाउंट्स है, ऑरेंज वाले जो अकाउंट्स है, जो डीटीडीसी के माइग्रेशन हो जाते हैं, उस बर्डन को कंपनी अपने डेटाबेस से खत्म करके नई चीजें उस पर लाइव करना शुरू करेगी। तो इसीलिए वो टाइम लाइन है, जिसका भी सब कुछ कंप्लीट है, सारी चीजें कंप्लीट है, इशू वाली चीजें नहीं है, बल्क किसी में नहीं है, वो अपना काम जो है माइग्रेट करके खत्म कर दे। क्योंकि इस टाइम लाइन के बाहर जो है, तो टाइम लाइन दिया गया है, उस टाइम लाइन के बाहर जिसका अगर मान लीजिए किसी का 2000, 5000, 10,000 बल्क किसी में है, उनको भी रिजेक्ट करके ऑप्शन दिया जाएगा। अगर उन्होंने यूज कर लिया है तो कोई बात ही नहीं है, जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है वो रिवर्स करके उनको दिया जाएगा। डीडीसी का बात मैंने ऑलरेडी रख दिया कि डीडीसी पे जिसका अप्रूव हुआ है वो भी रिजेक्शन की बात मैंने ऑलरेडी कर ली है। तो आप घबराइए मत, जब हमें काम करना है, मार्केट में सारी चीजों को आगे लेकर के बढ़ना है, हम सभी लोगों को, तो जो छोटी मोटी इशू है या प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ा जाएगा। और जो जेन्युइन चीजें होंगी उससे कभी पीछे नहीं हटा जाएगा, उसको पूरा करेंगे, जिस भी लेवल पे हो उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। शॉपिंग वॉलेट की जो बात थी, अभी जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ है उसमें कैसा है कि कंपनी एक्ट में ऐसा संशोधन है कि जो भी आपके एडमिन है, कोई भी डिपार्टमेंट कभी भी आपसे आपका एडमिन लेकर के चेक कर सकती है, चाहे वो जीएसटी हो या कोई भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट कभी भी कोई भी कंपनी चल रही है तो उसका एडमिन लेकर चेक कर सकती है। पुराने सिस्टम से अभी नए सिस्टम में हम जा रहे हैं, तो इसीलिए शॉपिंग वॉलेट को खत्म किया, क्योंकि पहले का जो रिडीम अमाउंट था वो 20% का था और कुछ लोग प्रोडक्ट परचेज करते थे, मैक्सिमम लोग जो है ऐसे वॉलेट को रखते थे। अब जब वो क्वार्टरली हम लोग जो जीएसटी में या मंथली हम लोग ऑडिट करते हैं, ईयरली जो है उसका ऑडिट फाइल होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो बैलेंस बढ़े रहने से डिपार्टमेंट को क्या लगता है, हम उसको कितना भी एक्सप्लेन कर लें कि ये जो है शॉपिंग वॉलेट है, ये कस्टमर इसको रिडीम करता है पॉइंट, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती उस शॉपिंग वॉलेट को। शॉपिंग वॉलेट ऐसा नहीं है कि 10,000, 20,000 या 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट होने के कारण जीएसटी वाले भी ये सोचते हैं कि इस पे अगर मैं साबित कर दूं कि ये चीजें लोगों का रियल अमाउंट है तो उस पे जीएसटी क्लेम बन जाता है कंपनी के ऊपर। तो इसीलिए कंपनी ने उस शॉपिंग वॉलेट को नए सिस्टम में नहीं ला रही है, पुराने सिस्टम में। और जब रीस्टार्ट में कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा बहुत चीजों को समझ करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो अब नए सिस्टम में जो शॉपिंग वॉलेट है, 2-3 चीजें,
उस पे आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। मैं लीगल पार्ट्स को भी क्लियर कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। और ये एक कंपनी ऑक्सीजन के लिए नहीं है, हर कंपनी के लिए है। अगर फ्यूचर में कोई भी डिपार्टमेंट एडमिन मांगता है तो उसको देना पड़ेगा। और वो एडमिन में अगर ये चीजें आती हैं, कहीं पे भी बैलेंस की पेंडिंग चीजें आती हैं, तो लाइबिलिटी के ऊपर वो लोग जो भी चार्जेस है, फाइन है, वो सब सारी चीजें लगाने वाले। तो इसीलिए अब जो नए सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नए तौर तरीके से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सब सारी चीजें हमें सुधार करके चलना चाहिए। इसीलिए नए सिस्टम में जो सब्सक्रिप्शन मॉडल था, उसको अब पैकेज मॉडल कर दिया गया है। पैकेज में जैसे 14,300 का कोई पैकेज लेता है, तो उसके पास में वो ऑप्शन कई सारे हैं, जिसमें टोटल यूटिलाइजेशन का ऑप्शन है कि आपका फुल अमाउंट यूज करके आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। दूसरा, आगे आने वाले समय में कुछ प्रोडक्ट्स के पैकेज भी देने जा रहे हैं, जिसमें 5 मेल के और 5 फीमेल के पैकेज होंगे अलग अलग। कैजुअल सेट में अलग होंगे, फॉर्मल सेट में अलग होंगे। तो ये भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगा। ई कॉमर्स से जब लॉगिन करते हैं और लॉगिन के बाद ई पैनलिस्ट शॉप में जो कैटेगरीज आएंगी, चाहे वो होम अप्लायंसेस के हो, चाहे क्लॉथ और बाकी एक्सेसरीज के हो, तो वो सब सारी चीजें फुल यूटिलाइजेशन के साथ में उसको लिया जा सकता है। उसमें कोई भी चार्जेस आपको एडिशनल या कोई भी चीजें अलग से देने की जरूरत नहीं। अब नए जनरल शॉपिंग, क्योंकि ये वेबसाइट oxy.in जो है, वो वेबसाइट जनरल वेबसाइट है, यानी कि कोई भी जाकर उसमें शॉपिंग कर सकता है। पैनलिस्ट